अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बैड डेट को डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, बैड डेट के बारे में हमने समझा था कि बैड डेट एक्चुअली आपका वो रिसीवेबल होता है जो अब आपको नहीं मिलना। ठीक है, जैसे आपने किसी को लोन दे रखा है, किसी को उधार पे चीज़ें दे रखी हैं, या किसी को चीज़ों के अगेंस्ट एडवांस पेमेंट दे रखी है। अगर उसके बदले जो आप चीज़ चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है कि वो आपका बैड डेट हो चुका है, जो भी डेट है। तो हमें ये टैक्स के प्रोविजंस में बताया गया कि एक पर्सन को अलाउड है एक डिडक्शन बैड डेट की। ठीक है, किसी भी टैक्स ईयर में अगर वो ये कंडीशन पूरी करता है। नंबर वन कंडीशन ये थी कि प्रीवियसली उस बैड डेट को जो है ना आपने अपनी इनकम के अंदर इंक्लूड किया हुआ। ठीक है, मतलब सिर्फ वो बैड डेट आप ले सकते हो जो आपके रिसीवेबल हों अगेंस्ट गुड या सर्विसेज। जैसे आपने उधार पे किसी को गुड्स या सर्विसेज दिए हैं, उसके अगेंस्ट उसने आपको पैसे देने थे और वो आपको पैसे नहीं दे रहा, और आपने जब वो गुड एंड सर्विसेज उसको दी तब आपने सेल को क्रेडिट किया और डेटर को डेबिट किया। ठीक है, जब आपने जिस पीरियड में आपने उसको सेल क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब है कि वो डेटर आपकी सेल के अगेंस्ट जो था वो इंक्लूड हुआ हुआ था। बाद में अगर वो पूरा डेटर या उसका कुछ हिस्सा आपको नहीं रिसीव होता, वो बैड हो जाता है, तो अब आपको इजाज़त है कि आप उस बैड डेट के एक्सपेंस को, ठीक है, आप उस बैड डेट के एक्सपेंस को जो है वो क्लेम कर सकते हो या एज डिडक्शन ले सकते हो। तो बैड डेट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और आपका जो डेटर होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो शर्त क्या है कि वो इंक्लूड होना चाहिए आपकी इनकम के अंदर। ठीक है, उसी साल में इंक्लूड किया हुआ आपने, या बाद में एक साल गुजरने के बाद, या जिस भी पीरियड के बाद आपने जो है उसको एक साल में आपने इंक्लूड किया हो, चाहे उसी साल वो बैड डेट हो जाए, या एक साल में आपने इंक्लूड किया अपनी इनकम के अंदर, अगले साल वो बैड डेट हो जाए, तो उस बैड डेट को आप एज डिडक्शन ले सकते हो। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जब आपके डेटर्स बैड हुआ करेंगे तो आपको इजाज़त है, लेकिन अगर आपने किसी को लोन दिया हुआ है, है, तो आप लोन को अगर बैड डेट कर रहे हो तो उसकी इजाज़त नहीं है, उसको एज डिडक्शन के तौर पे नहीं ले सकते। लेकिन इसकी भी एक एक्सेप्शन है कि अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो और आपका काम ही यही है कि आप लोगों को कर्जा देते हो, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट कमाते हो और आपका बिजनेस चल रहा है, तो फिर आपको इजाज़त है। नॉर्मल बिजनेस में सिर्फ अगर आपने गुड एंड सर्विसेज के अगेंस्ट कोई पैसे लेने थे, तो अगर वो बैड हो जाते हैं तो फिर इजाज़त है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो और आपका काम ही ये है कि आप लोगों को पैसा जो है वो उधार पे देते हो, तो फिर आपको बैड डेट लेने की इजाज़त है कि अगर आपने किसी को लोन दिया था और वो पैसे रिकवर नहीं हो रहे। अच्छा, फिर हमने कहा था कि आपने उस डेट को या उसके पार्ट को राइट ऑफ कर दिया हो अपने अकाउंट्स में, यानी आपने उसकी ये बैड डेट डेबिट वाली एंट्री अकाउंटिंग के मुताबिक कर दी हो। ठीक है, बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट। ठीक है, और फिर उसके बाद तीसरी कंडीशन देख ये थी कि रीज़नेबल ग्राउंड्स हों कि आपको बिलीव हो कि अब वो डेट आपका रिकवर नहीं होना। अच्छा, इससे कुछ मिलती-जुलती प्रोविज़न हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में भी पढ़ी थी, जिसमें अगर आपको कोई रेंट मिलना था और वो नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे मैं आपको वो अब बताऊँगा नहीं, आपने खुद जाके उसको एक दफ़ा रिवाइज़ करना है, ठीक है? तो उससे लिंक हो रहा है। हाँ, वहाँ में तो उसमें और इसमें थोड़ा-सा फ़र्क है, वहाँ पे तो आपको क्या करना है, उसके अगेंस्ट एक्शन भी लेना था, यहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको अकाउंटिंग में अगर बैड डेट रिकॉर्ड कर चुके हो, आपकी गुड एंड सर्विसेज के अगेंस्ट है, या अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो तो आपने किसी को पैसे लोन पे दिए हुए थे तो उसके अगेंस्ट है, ठीक है, और रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, तो आप उसको बैड डेट के तौर पे डिडक्शन में ले सकते हो। अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है उसको आप नहीं ले सकते एज टैक्स एक्सपेंस के तौर पे। ठीक है, वो आपको अलाउ नहीं है टैक्स एक्सपेंस की सूरत में, यानी कि टैक्स में उसकी इजाज़त नहीं है कि आप उसको एज एक्सपेंस ले सको। मैंने आपको बताया था कि बैड डेट एक्सपेंस जो है वो दो तरह से आपका जो है ना वो रिकॉर्ड हो रहा था अकाउंटिंग के अंदर। एक तो बैड डेट एक्सपेंस वो होता है जिसकी एंट्री हम ये करते हैं कि बैड डेट डेबिट, ठीक है, और डेटर क्रेडिट। ये वो बैड डेट होता है जो एक्चुअली आपका बैड हो चुका होता है, मतलब आपको कंफर्म होता है कि ये पैसे अब मुझे नहीं मिलने। लेकिन बैड डेट एक और तरह से भी आप रिकॉर्ड करते हो, बैड डेट डेबिट, ठीक है, और प्रोविजन या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, इसको क्रेडिट करते हो। इसकी इजाज़त नहीं है, इसको आप एज एक्सपेंस नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो अभी आपने अकाउंटिंग के मुताबिक जस्ट एक प्रोविजन क्रिएट की है कि हो सकता है मेरे पैसे रिकवर ना हो। ये एक्चुअली बैड डेट ही हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली बैड डेट हुआ है, तो इसको आप एज एक्सपेंस ले सकते हो।
अच्छा, उसके बाद हमने ये एक एग्जांपल पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था कि एक मेट्रो है, अगर एक जो बिज़नेस जिसका नाम है मेट्रो कैश एंड कैरी, ये गुड्स भेजता है कस्टमर को, ठीक है, उधार पे से कि 10 रुपये की गुड्स भेजता है, बाद में वो प्रूव हो जाता है कि वो बैड है। तो ये जब इसने गुड्स बेची होंगी तो उसने क्या किया होगा, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। जब ये बैड हुआ तो उसने किया बैड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट। तो ये उसको इजाज़त है कि वो बैड डेट के तौर पे इसको एक्सपेंस ट्रीट कर सकता है अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस में। क्यों? क्योंकि प्रीवियसली इसने इस डेट को सेल के अगेंस्ट दिखाया हुआ है, अपनी सेल में इंक्लूड किया हुआ है। अच्छा, फिर हमने कहा मेट्रो कैश एंड कैरी की एक और एग्जांपल है कि अगर वो अपने किसी एम्प्लॉय को कोई लोन दे दे 6 रुपये का से, और बाद में वो लोन वापस ना करे, भाग जाए, तो फिर क्या होगा, इसने लोन रिसीवेबल रिकॉर्ड किया होगा, 6 रुपये से डेबिट किया होगा और कैश 6 रुपये से क्रेडिट की होगी। अच्छा, जब ये बैड डेट हुआ तो बैड डेट डेबिट हुआ और लोन रिसीवेबल क्रेडिट हुआ। इस केस के अंदर अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इनकम में वो इंक्लूड नहीं हुआ था डेट, तो इस केस में बैड डेट लेने की इजाज़त नहीं है, ये अलाउड नहीं है। फिर हमने एक बैंक की एग्जांपल ली थी कि एमसीबी से एक बैंक है, उसने कस्टमर को लोन दिया हुआ है 6 रुपये का, बाद में वो बैड डेट हो जाता है, तो लोन रिसीवेबल उसने रिकॉर्ड किया होगा 6 रुपये से, कैश उसने क्रेडिट किया होगा 6 रुपये से, बाद में जब बैड डेट हुआ है तो बैड डेट डेबिट और लोन क्रेडिट। अब इन दोनों में सेम ही एंट्रीज हुई हुई हैं, मेट्रो वाले में भी और बैंक में भी, ठीक है। मसला क्या है कि बैंक का काम ही यही है कि वो लोन प्रोवाइड करता है, यानी कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो इसको जो इजाज़त है बैड डेट को एज एक्सपेंस लेने की, इसको इजाज़त नहीं है। चले आगे चलते हैं, ये एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। अ मैन्युफैक्चरर हैज़ डिस्क्लोज अकाउंटिंग प्रॉफिट, इसने डिस्क्लोज किया है अकाउंटिंग प्रॉफिट 6 लाख का टैक्स ईयर 2011 के लिए। दिस इज अराइव्ड एट डिडक्टिंग बैड डेट रुपीज 2 लाख। होएवर कमिश्नर अलाउड ओनली 1,80,000। अब ज़रा इसको समझना है, कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई बिजनेसमैन है या कोई बिजनेस है, इसने क्या किया है, इसने अपना अकाउंटिंग प्रॉफिट बताया है। अकाउंटिंग प्रॉफिट, इसने अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला होगा, इसने अकाउंटिंग प्रॉफिट ऐसे निकाला होगा कि इसके पास कुछ सेल की वैल्यू होगी, लेस उसमें से इसने कुछ एक्सपेंसेस किए होंगे। इन एक्सपेंसेस के अंदर इसने अकाउंटिंग के हिसाब से बैड डेट जो है वो एक्सपेंस डाला हुआ है आप 2 लाख रुपए, ठीक है। तो ये 2 लाख रुपए एक्सपेंस लेस होने के बाद से कि कोई भी इसकी इनकम होगी, हमें नहीं उसका क्वेश्चन में पता कि क्या इसकी सेल थी, उसमें से इसने डिफरेंट एक्सपेंसेस होंगे। इन एक्सपेंसेस में हमारे से रेलिवेंट एक एक्सपेंस है जो कि है बैड डेट का। ये एक्सपेंस सेल में से लेस करने के बाद इसके पास अकाउंटिंग प्रॉफिट आ गया, वो कितना आया, 6 लाख रुपए, ठीक है। ये वाला बैड डेट जो था ये था अकाउंटिंग के हिसाब से बैड डेट, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट आया। अब कमिश्नर ने उसको इजाज़त दी कि तुम 1,80,000 को बैड डेट के तौर पे ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। अब मसला ये है कि उसने अकाउंटिंग के हिसाब से 2 लाख लिया हुआ है, कमिश्नर कहता है कि नहीं भाई 2 लाख नहीं, टैक्स के हिसाब से तुम्हारा सिर्फ 1,80,000 बनता है। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में ये है कि ये जो आपका अकाउंटिंग का एक्सपेंस है ये आपको अलाउड नहीं है, डिसअलाउड होगा, और आपको ये अलाउड होगा, ठीक है। तो हम कैसे वर्किंग करते हैं, हम कहते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट 6 लाख, इसमें ऐड कर दो अकाउंटिंग का बैड डेट, ये था 2 लाख, लेस कर दो इसमें टैक्स का बैड डेट, ठीक है। तो अब आपके पास आ जाएगा 6,20,000, ये आएगा टैक्स का प्रॉफिट, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसकी ट्रीटमेंट होनी है। तो हमने क्या करना था, इसकी टैक्सेबल इनकम निकालनी थी टैक्स ईयर 2011 की, इस क्वेश्चन के मुताबिक। तो आंसर देख लेते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट 6 लाख का था, इसमें हमने अकाउंटिंग का बैड डेट ऐड कर दिया, ठीक है, और टैक्स का बैड डेट लेस कर दिया, तो हमारे पास टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया 6,20,000 रुपये। अच्छा, आगे चलते हैं। द बैड डेट डिडक्शन फॉर अ टैक्स ईयर शैल नॉट एक्सीड द डेट रिटर्न ऑफ इन द अकाउंट्स ऑफ द पर्सन, ठीक है। वो कहता है बैड डेट जो है ना आपका, ये बैड डेट की जो डिडक्शन है ये किसी भी टैक्स ईयर में एक्सीड नहीं करनी चाहिए डेट रिटर्न ऑफ से
इसका मतलब क्या है कि जितना आपने डेट राइट ऑफ किया है उतना ही बैड डेट आप जो है ना उसको क्लेम कर सकते हो। वेयर द बैड डेट डिडक्शन हैज़ बीन अलाउड इन अ टैक्स ईयर, अगर आपको बैड डेट की डिडक्शन अलाउ कर दी गई, ठीक है, एक टैक्स ईयर में, एंड इन अ सब्सीक्वेंट टैक्स ईयर द पर्सन रिकवर एनी अमाउंट, और बाद में आपको वो रिकवर होगी। जैसे अकाउंटिंग में भी हम कहते थे कि बैड डेट रिकवर हो जाते हैं समटाइम। आपने बिलीव कर लिया कि ये जो डेटर है इसने पैसे अब नहीं देने, क्यों? क्योंकि उसकी शायद फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर चला गया, कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से आपको ये यकीन हो गया कि ये बैड डेट अब रिकवर नहीं होने, लेकिन बाद में आपको उससे पैसे मिल जाते हैं, सारे मिल जाते हैं या कुछ पोर्शन मिल जाता है, तो इसका मतलब है बैड डेट आपका रिकवर हो गया। सेम इसी तरह अगर टैक्स में भी आपको बैड डेट की डिडक्शन अलाउ कर दी की और बाद में वो आपका बैड डेट रिकवर हो गया सब्सीक्वेंट ईयर के अंदर, तो आपने क्या करना है? अब इसके लिए ना दो सिनेरियोस बनते हैं, ठीक है। से ये बैड डेट था और ये रिकवर हुआ। अब रिकवर हो सकता है आपको ज़्यादा हो, एक्चुअल बैड डेट से हम कहते हैं 6 लाख रुपए थे, ठीक है, ये 6 लाख रुपए थे एक्चुअल बैड डेट, अब ये रिकवर होने लगे। हो सकता है ये 6 लाख जो थे एक्चुअल थे। अच्छा, एक और चीज़ इसमें करते हैं, ऐसे नहीं करते, इसको थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में करते हैं। हम कहते हैं एक्चुअल जो था ना, एक्चुअल बैड डेट जो अकाउंटिंग के हिसाब से था, अकाउंटिंग के हिसाब से एज पर अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग के हिसाब से 6 लाख रुपए आपका बैड डेट था। अच्छा, ये आपने अकाउंटिंग के हिसाब से बैड डेट किया, टैक्स वालों के हिसाब से जो बना ना एज पर टैक्स, ठीक है, टैक्स के हिसाब से जो बैड डेट आपको अलाउ हुआ थे कि वो हुआ 5 लाख। अब बाद में ना ये रिकवर हुआ है। अब रिकवर में दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। क्या एक पॉसिबिलिटी है कि आपको ज़्यादा रिकवर हो जाए उस अमाउंट से जो आपको अलाउ हुई थी, से कि आपको 5,000 अलाउ हुआ था एज बैड डेट एक्सपेंस और आपको रिकवर हो गए 6 लाख रुपए। और एक सिनेरियो बनता है कि आपको कम रिकवर हो, देखिए आपने 5 लाख बैड डेट अपना रिकॉर्ड किया हुआ था, उस बंदे ने आपको सिर्फ 4 लाख रुपए दिए। देखिए अकाउंटिंग के हिसाब से तो आपका 6 लाख का था ना, तो हो सकता है सारे पैसे वापस मिल गए हों, हो सकता है कम पैसे मिले हों, लेकिन टैक्स के हिसाब से हमें उस टाइम अलाउ कितने हुए थे? 5 लाख। तो हो सकता है जब 6 लाख मिले तो इसका मतलब है कि ज़्यादा आपको रिकवर हो गए, और अगर कम हुए हैं तो फिर भी उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, ये हम आगे चल के पढ़ते हैं। Where the bad debt recovery is greater than the difference between the whole of the bad debt and the amount previously allowed at deduction, ठीक है। वो कहता है जब आपका बैड डेट जो रिकवर हुआ है वो ज़्यादा हो गया है डिफरेंस से जो होल बैड डेट था या अमाउंट प्रीवियसली अलाउड एज डिडक्शन हुई थी, द एक्सेस शैल बी इंक्लूडेड अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो जो एक्स्ट्रा आपको रिकवर हुई है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगी। इसको ज़रा एक एग्जांपल से समझ, ये पीछे वाली जो एग्जांपल थी ना हमारी, यहाँ पे ये ये वाली एग्जांपल जिसमें मैन्युफैक्चरर ने डिस्क्लोज किया था अकाउंटिंग प्रॉफिट 6 लाख का, उसके हिसाब से जो है ना वो प्रॉफिट निकला था अकाउंटिंग का 2 लाख के बैड डेट निकालने के बाद, और उसके अलाउ हुए थे 1,80,000 के बैड डेट, ठीक है। इसी एग्जांपल को अब हम कंटिन्यू करते हैं। 2011 की बात थी, ठीक है, टैक्स ईयर 2011 में जो है ना उसका बैड डेट हुआ था, अकाउंटिंग के मुताबिक उसका हुआ था 2 लाख का, उसको जो टैक्स के मुताबिक अलाउ हुआ था वो हुआ था 1,80,000, ठीक है। नए साल के अंदर मतलब टैक्स ईयर 2011 के बाद जब अगला टैक्स ईयर आया, ही डिस्क्लोज्ड 7 लाख एज अकाउंटिंग प्रॉफिट, उसने कहा भाई 7 लाख मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट है। टैक्स ईयर 2011 के अंदर उसका था 6 लाख अकाउंटिंग प्रॉफिट। अच्छा, उसने कहा विच इंक्लूड्स ₹25,000 फॉर बैड डेट रिकवर रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर डेट। उसने कहा भाई इस प्रॉफिट के अंदर ये जो 7 लाख आया है ना, इसके अंदर 2.5 लाख, सॉरी 25,000 वो है जो बैड डेट मेरा रिकवर हुआ है। मतलब इसने क्या किया होगा, इसकी कुछ सेल होगी, सेल में से लेस इसने किए होंगे एक्सपेंसेस, और ऐड इसने कर दिया होगा जो बैड डेट रिकवर हुआ है इसे, ठीक है? तो ये ऐड करने के बाद उसके पास रिकवर कितने का हुआ है? 25,000 का। उसके बाद इसके पास अकाउंटिंग प्रॉफिट आ गया जो कि बना 7 लाख का।
अब हमने क्या करना है, हमने इसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है टैक्स ईयर 2012 की। अब याद रखिएगा कि भाई इसको पिछले साल इसके इतना प्रॉफिट था, लेकिन इसमें अकाउंटिंग का जो बैड डेट था वो 2 लाख था, इसको अलाउ जो हुआ था वो 1,80,000 हुआ था। अब उस 2 लाख में से उसको 25,000 जो है वो रिकवर हो गए। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, इसको हम 3 स्टेप में सॉल्व किया करेंगे, ठीक है, इसको हम 3 स्टेप्स की अप्रोच के साथ सॉल्व किया करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को जहाँ पे रिकवरी हो रही हो। स्टेप 1 क्या है, वी विल लेस द रिकवर्ड अमाउंट फ्रॉम अकाउंटिंग प्रॉफिट। इसमें देखें उसने सेल के अंदर बैड डेट जो रिकवर हुआ है वो ऐड किया हुआ है 25,000 का, फिर वो पहुंचा है 7 लाख पर। हमने क्या करना है, एक तो पहले उसकी ट्रीटमेंट को ख़त्म करना है। सबसे पहले उसने जो रिकवरी डाली हुई है हम उसको लेस कर देंगे। हम कहेंगे भाई ये तुमने जो डाली है बेशक सही डाली होगी, तुम्हें 25,000 ही रिसीव हुए हैं, लेकिन हम टैक्स के हिसाब से इसको ऐसे नहीं ले रहे, हम इसको लेस करेंगे ताकि हम टैक्स के प्रॉफिट पे आ जाए। उसके बाद हम एक स्टेप 2 के अंदर वर्किंग करेंगे फॉर बैड डेट रिकवरी एज पर टैक्स। ठीक है, हम कहेंगे हम टैक्स के हिसाब से ना आपकी बैड डेट की रिकवरी दोबारा करेंगे। उसके बाद हम स्टेप 3 में उस रिकवरी को अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर ऐड कर दिया करेंगे। ठीक है, ठीक है, वो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि जो उसने रिकवरी की अमाउंट बताई है उसको पहले लेस कर रहे हैं ताकि हम उस अकाउंटिंग प्रॉफिट में तो उसका इफेक्ट निकाल दें, लाइक यहाँ पे जो 25,000 है। फिर हम टैक्स के हिसाब से बैड डेट रिकवरी की वर्किंग करेंगे और फिर उसका जो आंसर आएगा उसको ऐड कर देंगे। अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट है उसका 7 लाख रुपए। ठीक है, 7 लाख में हमने सबसे पहले तो लेस किया जो अकाउंटिंग के हिसाब से बैड डेट रिकवरी हुई है यानी 25,000। ये 7 लाख कैसे आया था, 25,000 के ऐड होने के बाद हमने उसको लेस कर दिया। अब यहाँ पे हमने टैक्स की हिसाब से बैड डेट की रिकवरी की वर्किंग करनी है, वो है वर्किंग 1। ठीक है, तो वर्किंग 1 हमने यहाँ पे की हुई है। हमने कहा अमाउंट कितनी रिसीव हुई है, वो हुई है 25,000। हमने कहा एक्चुअल में बैड डेट कितने थे, वो थे 2 लाख के। अलाउ कितने हुए, 1,80,000 का। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस लिया हमने 20,000। अब इस 25,000 में से ये 20,000 लेस किए तो हमारे पास क्या आ गए, 5,000। अब हम इस 5,000 को ऐड करेंगे। ज़रा थोड़ी सी ट्रिकी लग रही होगी आपको, मुश्किल भी लग रही होगी, बट ये ऐसे ही करना पड़ेगा। देखें इसके अंदर ना, सॉरी, इसके अंदर हुआ क्या है कि 2011 के अंदर ना 2 लाख रुपए अकाउंटिंग के थे। ठीक है, ये अकाउंटिंग के हिसाब से 2 लाख लेस हुए थे, हमने टैक्स के हिसाब से 1,80,000 लेस किया था। अब अकाउंटिंग के लिहाज से ये 25,000 ऐड हुए हैं 12 के अंदर। हमने कहा नहीं, हम ये जो है ना हम 5 से ऐड करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम सम करें यानी कि -200 था और इसके अंदर 25 हम ऐड करें तो आंसर आता है 175। यहाँ पे -80 में अगर 5 ऐड करें तो फिर भी आंसर वहाँ पे आता है। मतलब हम अकाउंटिंग के हिसाब से जो नेट बने थे ना बैड डेट, उसके ऊपर ही ले गए हैं अपने हिसाब से भी। ठीक है, मतलब हमने उसको पहले कम बेनिफिट दिया था, बैड डेट का खर्चा कम अलाउ किया था। तो अब उसने क्योंकि अकाउंटिंग में ज़्यादा लिया हुआ था तो अकाउंटिंग में जो एक्चुअल रिसीव हुआ है वो भी ज़्यादा आ रहा है। तो हमने कहा भाई देखो तब हमने तुम्हें बैड डेट कम अलाउ किए थे, तो इस दफ़ा क्योंकि तुम्हारी रिकवरी हो रही है और हम 25 तुम्हें यहाँ पे ऐड करने देंगे ना तो तुम्हारा टैक्स ज़्यादा बनेगा, तुम्हारा प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा होगा। हम क्या करेंगे, हम तुम्हें जो ऐड करना है ना वो वैल्यू भी कम करके देंगे ताकि तुम एक्चुअल पोजीशन पे आ जाओ, मैच कर दो अकाउंटिंग के साथ। देखिए अकाउंटिंग के हिसाब से 7 लाख में जब वो पहुंचा तो उसने इसमें 25,000 रुपये बैड डेट रिकवरी के डाले हुए थे। ठीक है, अगर हम 7 लाख पे ही सीधा सीधा टैक्स लगाते तो ज़्यादा बनता। हमने कहा नहीं भाई, हम तुम्हें 25,000 ऐड करने के बजाय सबसे पहले तो तुम्हारा वापस करते हैं 25,000, वो इसमें से लेस करो, हमारे हिसाब से इस तरह वर्किंग करो कि तुम्हारी रिकवर कितनी अमाउंट हुई है 25,000। ठीक है, तुम्हें एक्चुअल बैड डेट जो था अकाउंटिंग के हिसाब से वो इतना था और हमने जो अलाउ किया था वो इतना था, इन दोनों का डिफरेंस ले लो जो कि 20,000 है, इनका फ़र्क जो है ना वो ऐड कर लो। अब देखो अब उसको कितने पे टैक्स देना पड़ना है, 6,80,000 पे। ठीक है, यानी कि 25,000 का बैड डेट रिकवर जो है वो टैक्स के हिसाब से सिर्फ 5,000 का बैड डेट रिकवर बनाए ताकि उसको कम टैक्स देना पड़े, इस 25,000 की बजाय 5,000 रुपये देना पड़े। और एक्चुअली हमने किया क्या है इसके बैक एंड पे, हमने इस रिकवरी के बाद अकाउंटिंग के हिसाब से जो बैड डेट रह गए थे उनके बराबर ही कर दिया टैक्स के बैड डेट। ठीक है, तो ज़रा इसको अब आपने पढ़ना है, इसको अच्छे से सुनना है, दोबारा रिपीट करके सुनिएगा क्योंकि ये आपको शायद स्टार्ट में थोड़ा सा ट्रिकी लगे, तंग करे, बट इसको 2-3 दफ़ा समझेंगे, कुछ इस क्वेश्चन को खुद करेंगे 2-3 दफ़ा तो आसान हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। हमने कहा जब भी बैड डेट रिकवरी हो जाए ज़्यादा, डिफरेंस जो था हमारा होल बैड डेट का
या जो प्रीवियसली हमें डिडक्शन के तौर पे अलाउ हुआ था उसका। जैसे हमने कहा होल बैड डेट कितना था अकाउंटिंग के हिसाब से 2 लाख का, और इसमें हमें जो अलाउ हुआ था वो हुआ था 1,80,000 का। इनका जो डिफरेंस बन रहा है ना 20,000, इससे अगर ज़्यादा रिकवरी हो जाए, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर 25 की रिकवरी होगी, तो अब क्या है, अब बेसिकली इन दोनों का जो गैप आ रहा है ना वो आ रहा है 5,000 का। ये उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में ऐड हो। ठीक है, तो अब ये तो मैंने आपको एक जनरल बताया था। ठीक है, कि जनरल में क्या हो सकता है कि आपको अलाउ से भी हो सकता है ज़्यादा हो जाए, आगे चल के हम देखेंगे कि इस तरीके से भी हो सकता है। लेकिन इसमें हमने क्या कहा कि आपको जब रिकवरी होती है तो वो हो सकता है होल बैड डेट, सॉरी इसको ना हम नीट करके ज़रा लिखते हैं। तब आप अपने पास ना एक इस तरह का बना लो, पहले वाले बनाने की बेशक जरूरत नहीं है, वो मैंने एक जनरल आपको बताया था। अब आप ना ज़रा इस तरीके से एक चीज़ बनाओ। आपने एक चीज़ अपने पास रखनी है, जब भी रिकवरी का क्वेश्चन आए, रिकवरी हो बैड डेट की, रिकवरी हो बैड डेट की, तो अब आपने दो चीज़ें देखनी है। एक तो ये है कि अकाउंटिंग के हिसाब से बैड डेट कितना था जिस साल आप बैड डेट ले रहे थे। ठीक है, से कि वो 2 लाख था, और टैक्स का बैड डेट कितना था, से कि वो 1,80,000 था। इनका डिफरेंस लो, इनका डिफरेंस बनता है 20,000। ठीक है, अब हो सकता है समटाइम जो रिकवरी होगी वो इस डिफरेंस से ज़्यादा हो, लाइक 25,000। ठीक है, या इस डिफरेंस से कम हो। ठीक है, कम हो सकता है 15,000 हो। ये ये जो सेक्शन है ये इससे डील कर, अगर ये इस डिफरेंस से ज़्यादा हुई रिकवरी, तो आपने क्या करना है, जितना भी डिफरेंस है, लाइक इन दोनों का डिफरेंस बन रहा है 25,000 और 20,000 का 5,000, ये 5,000 को आपने क्या करना है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में आपने इंक्लूड कर लेना। ठीक है, उसमें ये 3 स्टेप्स हैं, हमने अपनी सारी वर्किंग की थी। नेक्स्ट चलते हैं, अब दूसरे की बात करते हैं। Where the bad debt is recovered, where bad debt recovery is less than the difference between the whole bad debt and amount previously allowed as deduction। ठीक है, हो सकता है उससे कम रिकवरी हुई हो उन दोनों के डिफरेंस से। द shortfall shall be allowed as deduction under income from tax। तो जो डिफरेंस होगा वो आपको एज डिडक्शन उसको लेस करने की इजाज़त होगी। से उसी क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं जिसमें अकाउंटिंग के हिसाब से जो था ना वो बैड डेट था 2 लाख, और टैक्स के हिसाब से हमें अलाउ हुआ था 1,80,000। ठीक है, टैक्स ईयर 2012। अब इस थर्ड एग्जांपल में हम कहते हैं इसमें ना उसने अपना जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो 7 लाख डिस्क्लोज किया, जिसमें 13,000 जो थे वो बैड डेट रिकवर हुए हैं। इन दोनों का डिफरेंस लो 20,000। ठीक है, तो ये 20,000 ज़्यादा है 13,000 से। ठीक है, तो इसमें भी हमने क्या करना है, उसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास 3 स्टेप वही अप्रोच लेंगे। सबसे पहले तो जो रिकवरी उसमें ऐड की हुई है जो कि 13,000 है, इसको लेस करो, फिर वर्किंग करो। ठीक है, टैक्स की, और उसके बाद जो कम है, जितना डिफरेंस है मतलब 7,000 का, इसको मज़ीद लेस कर दो। जरा क्वेश्चन करते हैं तो समझ आएगा। अकाउंटिंग प्रॉफिट है 7 लाख, इसमें अकाउंटिंग के हिसाब से जो रिकवरी हुई है उसको पहले तो लेस करो, उसका तो इफेक्ट ख़त्म करो। अब जो टैक्स के हिसाब से है ना उसको देखो। तो टैक्स की वर्किंग हमने इधर की हुई है। हमने कहा एक्चुअल बैड डेट कितने के थे, 2 लाख के थे। प्रीवियसली डिडक्शन कितनी हुई है, 1,80,000 की। तो असल में रिकवर अब हो रहे हैं 13,000 के, लेकिन हम इनका गैप देखेंगे तो ये 20,000 था, तो -7,000। अभी भी 7,000 कम हमें अलाउ हुए थे बैड डेट, तो हम उनको यहाँ पे लेस कर देंगे। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो इसी तरीके से है। 11 के अंदर अकाउंटिंग के हिसाब से आपके बैड डेट से 2 लाख के, ठीक है, यानी 200 के या 2 लाख के कर लो आप, 30 को कॉमन लिया हुआ है। 2012 में आपको रिकवरी हुई 13 रुपये की, तो अब कितने के बैड डेट रह गए, 1,87, यानी 1,87,000। टैक्स के मुताबिक जो है तब आपको अलाउ हुए थे 1,80,000, आपको रिकवरी टैक्स के हिसाब से जो है वो 7 की अब जो है ना वो अलाउ करने दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कितने हो गए, तो इधर माइनस आएगा ना, हम माइनस कर रहे हैं यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे फिर 187। मतलब जब भी सिंपल इसका, अब मैं आपको समझा देता हूँ कि सिंपल क्या है। जब भी आपको कभी रिकवरी होगी ना तो टैक्स वाले कहते हैं कि भाई अगर रिकवरी हुई है ना तो अब आप अपने अकाउंटिंग के हिसाब से जो बैड डेट रिमेनिंग है ना उनके बराबर कर लो टैक्स के भी।
तो उसके लिए हम ये 3 स्टेप अप्रोच करते हैं। अब ये एग्जांपल एक दो दफ़ा आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, कि जितनी बड़ी अमाउंट रिकवर हो जाए, चाहे आपको जो अलाउड थे उससे ज़्यादा की अमाउंट रिकवर हो जाए, तब भी यही फार्मूला लगेगा। अगर उससे कम की हो रही है तब भी यही फार्मूला लगेगा। तो सिंपल, आपने इसको अच्छे से याद करना है। थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आई थिंक आप अच्छे से इसको कर सकते हो अगर 2-3 दफ़ा आप इस क्वेश्चन को करो। यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे कम हुआ था तो हमने क्या कहा, कितने का डिफरेंस है। ऐसे यहाँ पे आप क्वेश्चन के मुताबिक 13,000 का था, तो 7,000 को अब आपने लेस करना है ताकि आप बराबर आ जाओ उसके एक्चुअल के। तो ये एग्जांपल्स आपने लाजमी 2 दफ़ा तो एटलीस्ट करनी ही करनी है, इनको खुद अटेम्प्ट कीजिए। चलें, ये एक आई कैप का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अटेम्प्ट करते हैं। ये इसी से रिलेटेड ही है, हमारा बैड डेट वाले से ही। तो इसको ज़रा हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जस्ट एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा, हमारा क्वेश्चन कहता है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है ना, वो बिफोर टैक्स, ठीक है। अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि टैक्स की वैल्यू तो बाद में कैलकुलेट होती है। उसके बाद अकाउंटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनता है, जब टैक्स उसमें से लेस कर दिया जाता है। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि अकाउंटिंग प्रॉफिट आपको दिया हुआ है बशीर एसोसिएट का, जिसको हम बीए से अब पढ़ा करेंगे, ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन में। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2008 इस रुपीज़ 1.2 मिलियन, इतना उसका अकाउंटिंग प्रॉफिट है। लास्ट ईयर BA had written off balance outstanding from two of its debtor, namely Pulse International and हसन ग्लोबल। हसन ग्लोबल, ठीक है। दो उसके डेटर से, एक PI था पल्स इंटरनेशनल और एक था हसन ग्लोबल। इससे ना उसको जो है वो बैड डेट उसने राइट ऑफ किए थे, ठीक है। विच वर पार्टी अलाउड बाय दी टैक्स अथॉरिटीज एज फॉलो, ठीक है। उसने पिछले साल में, यानी कि टैक्स ईयर ये चल रहा है इसका 30 जून 2008 वाला ना, X8 वाला टैक्स ईयर चल रहा है। तो X7 वाला जो था टैक्स ईयर, उसमें उसके दो डेटर से PI और HG, इनसे डेटर जो थे वो बैड डेट हुए थे, ठीक है। उसने राइट ऑफ किए थे अकाउंटिंग के हिसाब से, लेकिन टैक्स वालों ने ना उसका कुछ हिस्सा उसको अलाउ किया था। अब हम देखते हैं कि राइट ऑफ उसने कितने किए थे, मतलब अकाउंटिंग के हिसाब से उसके बैड डेट कितने के थे। वो कहता है 11,50,000 का PI का था, और HG का जो था वो 9,25,000 का था, ठीक है। और अथॉरिटीज़ ने इसको अलाउ किया 8,25,000 का और 2,40,000 का, ठीक है। मतलब ये वाला जो था PI का, अकाउंटिंग के मुताबिक वो 11,50,000 का कह रहा था, लेकिन टैक्स अथॉरिटी ने 8,25,000 उसको अलाउ किया। और HG का 9,25,000 का वो कह रहा था, लेकिन टैक्स अथॉरिटी ने 2,40,000 उसको अलाउ किया। अब आ जाते हैं वापस अपने रेलेवेंट टैक्स ईयर के ऊपर। ड्यूरिंग द करंट टैक्स ईयर BA रिसीव्ड ₹6,52,000 फ्रॉम PI एंड ₹3,46,000 फ्रॉम HG इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर डेट, ठीक है। उन्होंने इसको पैसे दिए पार्शियल, ठीक है। इसके मुताबिक इसमें 11,50,000 लेने थे PI से, PI वालों ने उसको दिया 6,52,000। उन्होंने कहा मजीद हम पैसे नहीं देंगे, ये फुल सेटलमेंट है। और PI ने उसको 3,46,000 दिए, सॉरी HG ने उसको 3,46,000 दिए, और ये भी फुल सेटलमेंट थी, मजीद इसको पैसे अब कोई नहीं मिलने। इन द लाइट ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंप्यूट BA टैक्सेबल इनकम फॉर टैक्स ईयर 2008। तो टैक्स ईयर 2008 की आपने उसकी जो है वो टैक्सेबल इनकम निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे अब जगह नहीं है मेरे पास, खाली स्लाइड नहीं है जहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर सकूँ। चलें, इसका कोई मैं हल निकालता हूँ। यहाँ पे जगह नहीं, ठीक है। तो देखते हैं हम, मैं आगे देखता हूँ। ये स्लाइड हमारे पास खाली है, ठीक है, इस स्लाइड में हम कर लेते हैं। तो बशीर एसोसिएट है हमारे पास, एसोसिएट, ठीक है। बशीर एसोसिएट की टैक्सेबल इनकम हमने निकालनी है। हमारा जो टैक्स ईयर है वो है 20X8। हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो दिया हुआ है 12 लाख रुपए का,
अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो है 12 लाख रुपए। ठीक है, क्वेश्चन के मुताबिक उसको जो एक्चुअल में रिकवरी हुई है वो रिकवरी उसने अकाउंटिंग के अंदर इसमें ऐड की होगी दोनों से, उसके बाद वो यहाँ पहुंचा होगा। तो सबसे पहला हमने स्टेप क्या करना है कि वो रिकवरी इसमें से लेस करें। ठीक है, तो हम कहेंगे अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम पीआई। ठीक है, पीआई से जो अमाउंट रिकवर हुई थी वो थी हमारे पास, कितनी हुई है, 6,52,000 और 3,40,000। तो इसको हमने क्या करना है, इसको ऐड बैक कर देना है। 6,52,000 ये ऐड कर दिया, और सॉरी ये इसमें से लेस कर दिया, और इसमें से ये लेस कर दी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एच जी। तो जो एच जी से मिली थी वो थे 3,46,000, ये भी लेस कर दिए क्योंकि ये 12 लाख पे पहुंचने तक उसने इन दोनों को ऐड किया होगा। अच्छा, अब हमने इसमें जो है ना वो करना क्या है, अब हमने इसमें ऐड या लेस करने के लिए इन दोनों की अलग अलग वर्किंग करनी है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं इस साइड पे। सबसे पहले पीआई की वर्किंग कर लेते हैं। पीआई की वर्किंग अगर हम करेंगे तो हम कहते हैं कि हमें जो बैड डेट की रिकवरी हुई है ना, ठीक है, ये हमने स्टेप 1 किया था कि इसको इसमें से लेस कर दिया। अब हम स्टेप 2 कर रहे हैं, यानी कि वर्किंग 1 और वर्किंग 2 कर रहे हैं। हम कहते हैं कि इसको रिकवरी कितनी हुई है, अमाउंट रिकवर जो हुई है वो कितनी हुई है, इसको 6,52,000। और हम ये देखेंगे कि इसके एक्चुअल जो थे वो बैड डेट कितने थे, या अकाउंटिंग के बैड डेट कितने के थे। अकाउंटिंग के बैड डेट थे 11,50,000। ठीक है, और लेस जो हमें अलाउड हुए थे बैड डेट पीआई से रिलेटेड, वो अलाउ हुआ था 8,25,000। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं वो कितना है। इन दोनों का डिफरेंस आया है 3,25,000। अब आप देखो कि आपको रिकवर कितना हो गया है, 6,20,000, सॉरी 6,52,000। आपको 6,52,000 जो है वो रिकवर हुआ है, और आपका जो डिफरेंस है एक्चुअल बैड डेट का और जो आपको अलाउ हुए थे वो है 3,25,000 का। तो इनका आपस में डिफरेंस देखें ना तो हमारा बनता है, पॉजिटिव अमाउंट आती है 3,27,000 की। अब ये अगर हम रिकवरी डालेंगे इसकी बजाय, तो फिर हम क्या हो जाएंगे, एक्चुअल जो उसके बैड डेट हुए हैं वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो हमने अपने 3 स्टेप वाली अप्रोच के मुताबिक सबसे पहले तो जो उसने बैड डेट अकाउंटिंग के मुताबिक रिकवरी करके यहाँ पे ऐड ऑन किए हुए थे और फिर इस प्रॉफिट पे पहुंचा था, सबसे पहले तो हमने उनको लेस किया। सेकंड स्टेज में हमने वर्किंग 1 की पीआई से रिलेटेड, ठीक है, जो टैक्स की रिकवरी थी उसके हिसाब से वर्किंग 1 की, तो हमारा बन गया कि भाई इतने टैक्स वाले मानेंगे कि इतने की रिकवरी हुई है, हमने इसको ऐड कर दिया। अब वर्किंग 2 कर लेते हैं, हम एच जी की बैड डेट रिकवरी कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे अमाउंट जो रिसीव हुई है वो कितनी हुई है, अमाउंट रिसीव्ड या रिकवर्ड जो हुई है वो हुई है 3,46,000। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल बैड डेट कितने थे अकाउंटिंग के हिसाब से, तो वो थे 9,25,000 के, 9,25,000 के। और हमें जो अलाउड हुए थे वो हुए थे 2,40,000 के। इन दोनों का डिफरेंस लिया हमने, तो जो डिफरेंस के बाद अमाउंट बची वो बची 6,85,000। इन दोनों को हमने देखा तो हमारे पास जो अमाउंट आ गई ना वो अभी भी ज़्यादा आ रही है जो हमें अलाउड हुए थे। ठीक है, वो हमारे तीन, इतना नहीं है, 3,339,000 आ गया। तो इसको हमें मज़ीद लेस करना पड़ेगा, हमारे रिकवरी के बाद भी कम अलाउड हुए हुए थे, तो हमने मज़ीद इसको लेस करना है। यानी कि जो आपका आंसर जिस तरह आ रहा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आया तो हमने ऐड कर दिए, यहाँ पे एच जी के केस में नेगेटिव आंसर आया तो हमने 3,39,000 लेस कर दिया।
ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है ना वो अब अकाउंटिंग के हिसाब वाला जो प्रॉफिट था वो कन्वर्ट हो गया टैक्स प्रॉफिट में। ठीक है, यानी टैक्सेबल इनकम निकल आई। तो ये टैक्सेबल इनकम आपकी निकल आएगी 1,90,000 की। ठीक हो गया। तो ये इसकी टैक्सेबल इनकम। 12 लाख से हम स्टार्ट हुए थे और इस रिकवरी वाले प्रोसीजर से गुजरने के बाद अब उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी रहेगी? 1,90,000। तो ये क्वेश्चन था, इसको भी दोबारा अटैम्प्ट कीजिएगा आप। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। बैड डेट वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली कि जो है ना टैक्स के हिसाब से जो अकाउंटिंग होती है उसकी बात करेंगे। ठीक है, टैक्स की अकाउंटिंग को समझने से पहले ना हम वैसे बेसिक बात करते हैं कि अकाउंटिंग के दो मेथड होते हैं। ठीक है, एक अकाउंटिंग का मेथड जो होता है वो आप कह लो कि कैश अकाउंटिंग होती है, और एक होती है अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग। अच्छा, कैश अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है कि भाई आप इनकम को रिकॉर्ड करते हो जब वो रिसीव होती है, और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हो जब पेमेंट होती है। अक्रूवल अकाउंटिंग के मुताबिक आप इनकम को रिकॉर्ड करते हो जब आप उसको अर्न कर लेते हो, और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हो जब आप उनको इनकट कर लेते हो। तो ये दो टाइप की अकाउंटिंग के अंदर। अच्छा, अब हम मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं। अ पर्सन चार्जेबल इनकम शैल बी कंप्यूटेड एज पर मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड। वो कहता है जो रेगुलरली कोई भी बंदा अपने अकाउंटिंग के अंदर मेथड फॉलो कर रहा है, चाहे वो कैश अकाउंटिंग वाला फॉलो कर रहा है, चाहे वो अक्रूवल अकाउंटिंग वाला कर रहा है, टैक्स में भी उसने अपनी चार्जेबल इनकम उसी मेथड के तहत निकालनी है। अब कंपनी के केस में स्पेसिफिक हो गया वो, अ कंपनी शेल रिकॉर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन अक्रूवल बेसिस। वो कहता है लेकिन कंपनी जो है ना ये हमेशा अक्रूवल बेसिस के ऊपर अपनी टैक्स की वर्किंग क्या करेगी, ये टैक्स का जो प्रॉफिट निकालेगी अक्रूवल बेसिस पे निकालेगी। पहले उसने जनरल पॉइंट का उसने कहा अ पर्सन जो है वो कैसे निकाल सकता है अपनी टैक्सेबल इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस में, वो जो उसने रेगुलरली एम्प्लॉयड किया हुआ ना अकाउंटिंग का मेथड, यानी कि वो अकाउंटिंग जिस हिसाब से कर रहा है या तो कैश बेसिस के हिसाब से कर रहा होगा या अक्रूवल बेसिस के हिसाब से कर रहा होगा, तो उसी को उसने फॉलो करना है। पर्सन में तीनों लोग आ सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल भी आ सकता है, एओपी भी आ सकती है, और कंपनी भी आ सकती है। तो पहले तो उसने जनरल बात की, फिर उसने कहा नहीं, कंपनी के केस में ना सिर्फ अक्रूवल बेसिस को आप फॉलो करोगे। ठीक है, वाइल अदर पर्सन में रिकॉर्ड ऑन कैश और अक्रूवल बेसिस। उसने कहा बाकी लोग चाहे कैश पे चले जाएं चाहे अक्रूवल पे चले जाएं, लेकिन कंपनी हमेशा अक्रूवल मेथड के ऊपर रहेगी, अक्रूवल बेसिस जो है ना उसके हिसाब से वर्किंग करेगी। द बोर्ड में प्रिस्क्राइब दैट एनी क्लास ऑफ पर्सन शैल अकाउंट फॉर इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन कैश और अक्रूवल बेसिस। तो उसने कहा पहली चीज़ तो ये है इस सेक्शन के अंदर 32 के अंदर कि जो आप अकाउंटिंग में मेथड फॉलो कर रहे हो ना, कि कैश बेस्ड अकाउंटिंग कर रहे हो या अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग कर रहे हो, उसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा टैक्स में भी। फिर उसने कहा नहीं, जो कंपनी है ना उसके लिए स्पेसिफिक हो, जो उसके लिए हमेशा अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग होगी। हाँ, इसके अलावा जो है एओपी या इंडिविजुअल वो चाहे तो कैश बेस या अक्रूवल पे चले जाएं, वो जैसे अपनी अकाउंटिंग के अंदर कर रहे होंगे उस हिसाब से इधर आ जाएंगे। फिर तीसरे पॉइंट में ये कहा कि भाई जो एफपीआर है यानी आपका बोर्ड है, वो हो सकता है प्रिस्क्राइब कर दे, ऐलान कर दे, एक नोटिफिकेशन इशू कर दे कि ये जो पर्सन है ना, क्लास ऑफ पर्सन से कि इवन वो कंपनी भी हो चाहे, तो उसके बारे में भी हो सकता है वो नोटिफिकेशन के साथ कह दे कि भाई आज के बाद आपने कैश बेसिस पे ना अपनी अकाउंटिंग करनी है टैक्स की वर्किंग करते हुए। या अगर कोई इंडिविजुअल है जो एक्चुअल में कैश बेसिस पे कर रहा है, तो वो उसको कहे नहीं भाई आपने अब ये जो लोग जो जूतों का कारोबार कर रहे हैं ना सारे इंडिविजुअल्स, उन्होंने अब क्या करनी है, अक्रूवल बेस अकाउंटिंग करनी है। तो बोर्ड के पास पावर है कि वो बता सकता है किसी भी क्लास ऑफ पर्सन से मुराद ये है कि भाई वो पूरे सेक्टर की या पूरी इंडस्ट्री की बात करेगा कि इस इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज हैं, इस इंडस्ट्री में जितनी भी एओपी या इंडिविजुअल्स हैं, वो अब से कैश बेसिस फॉलो करेंगे या अक्रूवल बेसिस फॉलो करेंगे, तो उस बात को मानना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा ना पहले कैश और अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग को ना डिस्कस कर ही लेते हैं हम।
कैश बेस अकाउंटिंग में ना होगा क्या, आप इनकम को रिकॉर्ड करोगे रिसीट्स बेसिस के ऊपर, ठीक है, और एक्सपेंसेस को आप रिकॉर्ड करोगे पेमेंट बेसिस के ऊपर। इसका मतलब है कि जब भी आपकी इनकम होगी तो आपने रिकॉर्ड कैसे किया होगा, सेल क्रेडिट की होगी, ठीक है, और आपने क्या किया होगा, बैंक या कैश इसको डेबिट किया होगा। देखें, हमेशा कैश जब आएगा बैंक में या आपका कैश इन हैंड में, तो तभी आपकी सेल समझी जाएगी कैश बेस अकाउंटिंग। ठीक है, तो कैश बेस अकाउंटिंग में जब भी आपकी इनकम रिकॉर्ड हो रही होगी तो दूसरे साइड पे बैंक या कैश डेबिट हो रहा होगा। और जब भी आपका एक्सपेंस हो रहा होगा तो आप करते होगे एक्सपेंस डेबिट, ठीक है, और कैश या बैंक क्रेडिट। ये अकाउंटिंग की वो बेस है जहाँ पे सिर्फ आप कैश के इनफ्लो या आउटफ्लो की बेस के ऊपर अपनी रिकॉर्डिंग करते हो। आपको नहीं पता अक्रूवल क्या होता है। अक्रूवल बेस अकाउंटिंग में हम कहते हैं कि भाई आपको इनकम तब रिकॉर्ड करनी चाहिए जब आप उसको अर्न कर लो, ठीक है, जिस पीरियड में आपने कमाई है उस पीरियड की वो इनकम है तो उसको उसी में रिकॉर्ड करो। तो समटाइम क्या हो सकता है कि आप सेल को क्रेडिट करो, ठीक है, तो रिसीवेबल, अगर तो सर्विसेज दे रहे हो तो रिसीवेबल, ठीक है, या आप डेटर्स को जो है वो डेबिट करो। तो मतलब है कि आपने सेल रिकॉर्ड कर ली, अभी आपको कैश या बैंक में पैसे नहीं आए, लेकिन आपने अक्रूवल बेसिस के ऊपर डेटर रिकॉर्ड कर लिया कि ये भी मेरा एसेट है, मुझे कल को पैसे मिल जाएंगे। इसी तरह आप एक्सपेंस जो है उसको हो सकता है डेबिट कर दो, और उसके अगेंस्ट जो है वो अक्रूड एक्सपेंसेस या क्रेडिटर या एक्सपेंसेस पेएबल को क्रेडिट कर दो। तो ये अक्रूवल बेसिस की अकाउंटिंग होती है। ये कैश बेसिस की अकाउंटिंग है। यहाँ पे हम कैश को देखते हैं, आ रहा है जा रहा है तो रिकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई कब हमने सेल या इनकम अर्न की या कब हमने खर्चा जो है वो इनकर्ड कर लिया। लाइक आप एक घर में रह रहे हो, वहाँ पे आपने एक महीना गुजार लिया, अभी आपने रेंट अगले महीने देना है, तो भाई आपने एक महीने की सर्विस ले लिया, आपने खर्चा तो कर दिया, पेमेंट नहीं किया आपने, तो उसको बुक करना पड़ेगा उसी मंथ के अंदर। आप डॉक्टर हो, आपने किसी को कंसल्टेशन दी, वो आपने इनकम तो कमा ली, वो पैसे आज नहीं दे रहा कल दे देगा, लेकिन आपने इनकम कमा ली तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये अक्रूवल और कैश बेसिस में फ़र्क था। तो हमने कहा कि भाई कोई भी बंदा जो है जो रेगुलर रूटीन में मेथड फॉलो कर रहा होगा, चाहे वो अक्रूवल बेस अकाउंटिंग फॉलो कर रहा हो या कैश बेस अकाउंटिंग फॉलो कर रहा होगा, टैक्स में भी वो वही कर ले। लेकिन फिर हमने कहा नहीं, कंपनी के केस में भाई ये वाला मेथड फॉलो होगा, ठीक है। फिर हमने कहा बाकी जो हैं वो चाहे ये वाला कर लें चाहे ये वाला कर लें। फिर हमने ये भी कहा कि बोर्ड के पास पावर है कि वो किसी भी क्लास ऑफ पर्सन के लिए स्पेसिफिक कर दे कि आज के बाद तुमने ये वाला मेथड फॉलो करना है या ये वाला मेथड फॉलो करना है। तो ये हमने पढ़ा। फिर हम अब आगे पढ़ रहे हैं कि अ पर्सन में अप्लाई फॉर चेंज इन पर्सनस मेथड ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, एक पर्सन जो है वो खुद भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। जैसे कंपनी है तो कंपनी के ऊपर अक्रूवल मेथड जो है वो अप्लाई होता है, तो वो कमिश्नर को लिख सकते हैं कि भाई आप जो है ना मेरा मेथड चेंज कर दें, मैं आपसे कैश बेस अकाउंटिंग पे जाना चाहता हूँ। कंपनी कोई भी कह सकती है, या एक पर्सन है जो कैश बेस अकाउंटिंग पे था, वो आप कमिश्नर को लिख सकता है भाई मैं अक्रूवल बेस अकाउंटिंग पे जाना चाहता हूँ। A person may apply for a change in person's method of accounting and commissioner may approve application if change is necessary to reflect the person's income under the income from business। तो कमीशन के पास ये है कि वो अगर चाहे, उसको लगता है कि ये ज़रूरी है कि बिजनेस इनकम जो है वो अच्छे से रिफ्लेक्ट होगी, तो वो इसको चेंज को अप्रूव भी कर सकता है। वो कहता है ठीक है भाई चेंज कर लो। If a person method of accounting has changed, the person shall adjust income deduction and credit so that no item is omitted, no item is taken into account more than once। अच्छा, एक बंदा था वो पहले अक्रूवल बेस के ऊपर कर रहा था, अक्रूवल बेस अकाउंटिंग कर रहा था। उसने जब सेल रिकॉर्ड की होगी, से कि ये टैक्स ईयर 2024 था, तो उसने सेल को क्रेडिट किया होगा, डेटर को डेबिट किया होगा, अभी उसको पैसे नहीं आए। टैक्स ईयर 2025 में उसने कमिश्नर को कहा कि भाई अब मैं अक्रूवल बेस अकाउंटिंग से ना कैश बेस अकाउंटिंग पे आना चाहता हूँ। तो कमिश्नर ने कहा ठीक है, इजाज़त मिल गई। अब उसको जब पैसे रिसीव होंगे तो कैश या बैंक डेबिट होगा। तो हम तो कह रहे हैं कैश बेस अकाउंटिंग में जब भी पैसे आएंगे तो आपने उसको इनकम रिकॉर्ड कर लेना है, अगर वो इनकम के अगेंस्ट आए।
तो यहाँ पे इस केस में उसको करना क्या चाहिए था, सेल क्रेडिट और बैंक और कैश डेबिट। लेकिन अगर पैसे ये इस डेटर से आए हैं जो कि पिछले साल इनकम में रिकॉर्ड हो चुके हैं, तो इस केस में अगर पैसे आए हैं तो भाई ये सेल नहीं करेगा वो क्रेडिट, यहाँ पे वो डेटर को क्रेडिट करेगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। वो कहते हैं जब भी आप मेथड चेंज करो तो कोशिश करना है कि कोई भी आइटम मिस ना हो जाए। ठीक है, यानी कि जैसे आपका एक्सपेंस था तो आपने पिछले पीरियड में वो एक्सपेंस डेबिट कर दिया, इस दफ़ा आपने अक्रूड एक्सपेंस जो है वो पिछले साल अक्रूड एक्सपेंस जो है वो क्रेडिट किया हुआ था। अब इस साल जब आप अक्रूड एक्सपेंस की पेमेंट करोगे तो आपने दोबारा से एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है, तो ना कोई ओमिट हो ना कोई डुप्लीकेट हो, कि पिछली दफ़ा भी हुई थी इनकम वो इस साल भी ले लो, या ऐसे भी नहीं करना कि इस साल जो हो रही है उसको इस साल भी नहीं ले रहे कि हम कह देंगे कि भाई पिछले साल की इनकम है ये, तो ओमिट भी नहीं करना और दो दफ़ा भी नहीं लेना। अब थोड़ा सा कैश बेस अकाउंटिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। कैश बेस अकाउंटिंग जो है सेक्शन 33, अ पर्सन अकाउंटिंग फॉर इनकम चार्जेबल अंडर द इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन कैश बेसिस शेल ड्राइव इनकम व्हेन इट इज रिसीव्ड एंड इनकर एक्सपेंसेस व्हेन इट इज पेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनकम रिकॉर्ड कब करते हैं, जब वो हमें रिसीव हो जाती है। ठीक है, तो रिकॉर्ड कब करनी है, यानी कि उसने ड्राइव कब करनी है, रिकॉर्ड कब करनी है, जब उसको रिसीव हो जाए, और उसने रिकॉर्ड कब करना है एक्सपेंडिचर, जब वो पे करे। तो ये क्या है, ये कैश बेस अकाउंटिंग होती है। अक्रूवल बेस अकाउंटिंग में क्या होता है, अ पर्सन अकाउंटिंग फॉर इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन अक्रूवल बेसिस शैल बी ड्राइव इनकम, यानी कि वो रिकॉर्ड करेगा इनकम व्हेन इट इज ड्यू, यानी कि जब वो उसने अर्न कर ली। अर्न कर ली तो उस दूसरे बंदे के ऊपर वो पैसे देना वाजिब हो गए, तो उसने अर्न कर ली तो इनकम रिकॉर्ड कर लेगा, और रिकॉर्ड करेगा अपने एक्सपेंसेस जब वो पेएबल हो जाएं, यानी कि वो इनकर्ड हो जाएं, तो वो कहेगा कि अब ये मेरा एक्सपेंस है। ये इन दोनों में फ़र्क था। अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो एन अमाउंट इज ड्यू व्हेन द पर्सन बिकम इंटाइटल टू रिसीव इट इवन इफ, अच्छा यहाँ पे हमने बात की है, हमने कहा कि अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है कि आप इनकम को रिकॉर्ड करते हो जब वो ड्यू हो जाती है। तो अब ये ड्यू जो वर्ड है इसका मतलब अब हम समझने जा रहे हैं। एन अमाउंट इज ड्यू व्हेन द पर्सन बिकम एंटाइटल टू रिसीव इट, एक बंदा जब उसका हकदार बन जाता है, हकदार बन जाता है कि उसको इनकम मिले, यानी उसको पेमेंट हो, तो ये समझा जाता है कि उसकी इनकम जो है वो ड्यू हो गई है। चाहे इवन इफ द टाइम ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द इंटाइटलमेंट इज पोस्टपोन, चाहे वो आज उसको पैसे ना मिले, वो 2 दिन बाद मिले, 1 महीने बाद मिले, 4 दिन बाद मिले, यानी कि उसको जो पैसे मिलने हैं वो पोस्टपोन हो जाए, चाहे वो उसको इंस्टॉलमेंट के ऊपर पैसे दे, थोड़े से आज दे दे चाहे कल दे दे, जब भी ऐसा हो जाए कि एक बंदा हकदार बन जाए कि उसको पैसे मिलेंगे, चाहे वो पोस्टपोन होकर मिले, 2 महीने बाद मिले, चाहे वो इंस्टॉलमेंट में मिले, तो हम यही कहेंगे कि भाई अमाउंट इज ड्यू, यानी कि इनकम इज अर्नड। ठीक है, तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब ये एक्सपेंसेस से रिलेटेड बात हो रही है। यहाँ पे जो हमने कहा था ना, इनकम एक्सपेंडिचर व्हेन इट इज पेएबल, तो पेएबल की अब हम बात करें। An amount is payable by person when the event shows that liability has occurred। ठीक है, जब कोई वाकया हो जाए, ठीक है, जिससे लाइबिलिटी अकर्ड हो जाए, यानी आपने किसी बंदे से गुड्स ले ली। ठीक है, अब ये गुड्स ले ली ये एक इवेंट हो गया, या आपने बिजली इस्तेमाल कर ली ये इवेंट हो गया। अब आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो लाइबिलिटी जो है वो अकर होगी, तो इसका मतलब यह है कि आप पेएबल है। ठीक है, एक्सपेंस जो है वो इनकर्ड हो गया। द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी कैन बी डिटरमिन विद रीजनेबल एक्यूरेसी, और आपको ये पता हो कि इन गुड्स की कीमत कितनी है, कितनी पैसे हमने देने हैं, या इस बिजली को जो हमने इस्तेमाल किया इसका कितना बिल देना है, तो फिर आप क्या कहोगे कि अब एक्सपेंस जो है वो इनकर्ड हो गया है, अब वो पेएबल है। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। अब आपको क्योंकि ये सारा करना है, बैड डेट वाले आपने क्वेश्चन दोबारा से करने हैं, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।